हमारा पहला टॉपिक था इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब हमारा अगला टॉपिक है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। भारत का ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये खाली अपने आप में एक अकेली प्रक्रिया नहीं थी। इट वॉज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये एक तरह से हिस्सा था जो दुनिया में संघर्ष चल रहा था कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ। इंपीरियलिज्म का मतलब हो गया कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपने से कम जो रिच कंट्रीज होती हैं उनके ऊपर कब्जा कर लें। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इसने जो आज़ादी के एक तरह से आंदोलन चल रहे थे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कई सारे, उसको भी प्रभावित करता है। Prior to India's independence, there were contacts between the national leaders of India and those of the other colonies united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. इंडिया की आज़ादी मिलने से पहले जो नेशनल लीडर्स थे इंडिया के या और बाकी कॉलोनीज के, उनके बीच में आपस में कॉन्टैक्ट्स थे। वो सब एक थे क्योंकि सबका एक कॉमन स्ट्रगल था कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ। The creation of Indian National Army by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle. ये जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि एक तरह से लिंक एस्टैब्लिश थे इंडिया के बीच में और जो ओवरसीज में इंडियंस रहते थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, उन सब में आपस में एक तरह से लिंक स्थापित था। The foreign policy of the nation reflects the interplay of domestic and external factors. ये जो विदेश नीति थी देश की, ये एक तरह से दर्शाती है एक आपसी जैसे खेल होता है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। Therefore, the noble ideas that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. इसी की वजह से जो नोबल विचार थे जिन्होंने प्रभावित किया इंडिया के स्ट्रगल को फ्रीडम के लिए, उन्होंने जो है काफी हद तक फॉरेन पॉलिसी को बनने में भी प्रभावित किया। बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कोइंसाइडेड विद द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। लेकिन जहां एक तरफ इंडिया को आजादी हासिल होने वाली थी, वहीं उसी समय पे कोल्ड वॉर का युग भी शुरू हो गया था। एज यू रेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑन द बुक द कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, this period was marked by the political, economic and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and the USSR. आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक थी उसमें पढ़ा था कि ये जो पीरियड था इसमें जो है एक तरह से इसको कैसे देखा जाता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री एक तरह से लड़ाई थी ग्लोबल लेवल पे दो बड़े ब्लॉक्स के बीच में जो कि सुपर पावर्स की थी। यानी एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएस था। The same periods also witnessed developments like the establishment of the UN, the creation of the nuclear weapons, the emergence of the communist China, and the beginning of the decolonization. ये वही दौर था जब डेवलपमेंट्स भी हुए, जैसे यूएन का एस्टेब्लिशमेंट का एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, गठन हुआ, फिर न्यूक्लियर पावर्स के बनने शुरू हो गए, या न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए, कम्युनिस्ट चाइना जो है ये निकल कर आया और डीकोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। So India's leadership had to pursue its national interest with the prevailing international context. इंडिया की जो लीडरशिप थी उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए जो है इस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है आगे बढ़ना था। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा? नेहरूज रोल। The first Prime Minister Jawaharlal Nehru played a crucial role in setting the national agenda. नेशनल एजेंडा को सेट करने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत अहम रोल रहा। He was his own foreign minister. वो खुद भी एक विदेश मंत्री थे। Thus, both as a prime minister and the foreign minister, he exercised profound influence in the formation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. अब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, इसलिए उनका काफी ज्यादा प्रभाव था इसके बनने में और लागू करने में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी 1946 से 1964 तक। The three major objectives of the Nehru's foreign policy was to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, and promote rapid economic development. अब तीन जो मुख्य उद्देश्य थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के, वो ये था कि अपनी ये जो सोवरेनिटी है इतनी मुश्किल से जो हमने हासिल करी है, अब इसको संभालना है। दूसरा, अपना जो एक क्षेत्रीय अखंडता है इसको बचा के रखना है, और साथ ही साथ तेजी से आर्थिक तौर पे विकास करना है, इसको और ज्यादा प्रोमोट करना है। नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और नेहरू ये चाहते थे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का तरीका जो है वो है नॉन अलाइनमेंट का।
There were, of course, parties and groups in the country that believed that India should be more friendly with the bloc led by the US because that bloc claimed to be pro-democracy. अब जो और पार्टीज थी उस टाइम पे या ग्रुप्स थे कंट्री के अंदर, वो ये मानते थे कि इंडिया को ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस रखने चाहिए उस ब्लॉक की तरफ जो कि यूएस लीड कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये क्लेम करता है प्रो डेमोक्रेसी का. Among those who thought on these lines were leaders like Dr. Ambedkar. अब इनमें जो लीडर्स शामिल थे, इस तरह से जो विचार रखते थे, वो थे डॉक्टर अंबेडकर. Some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कम्युनिज्म के खिलाफ थी, वो भी चाहती थी कि इंडिया जो है, जो पहले की यूएस फॉरेन पॉलिसी चली आ रही है, उसको फॉलो करे. These included the भारतीय जनसंघ and later the स्वतंत्र पार्टी. इसमें जो है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी शामिल थे. बट नेहरू possessed considerable leeway in formulating the foreign policy. पर नेहरू जी के पास जो है इतनी स्वतंत्रता थी कि उन्होंने जो है इस चीज को मतलब एक स्वतंत्र तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी है उसको उसका एक तरह से फॉर्मुलेशन किया या उसको जो है एक तरह से बनाया. Distance from two camps. The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing the Cold War tensions and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations. जो फॉरेन पॉलिसी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसमें जो है एक तरह का सपना था कि जो पीसफुल वर्ल्ड होना चाहिए वो कैसे पूरा हो सकता है अगर हम पॉलिसी जो है नॉन अलाइनमेंट की अपनाते हैं. यानी कि एक तो पॉलिसी अपनाई जाए नॉन अलाइनमेंट की, दूसरा कोल्ड वॉर टेंशन जो चल रही है उन्हें कम किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो अपना योगदान दें जो यूएन की पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उसमें. You might ask why India did not join either of the two camps during the Cold War era. अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इंडिया ने इन दोनों किसी भी कैंप को क्यों नहीं ज्वाइन किया जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तब. India wanted to keep away from the military alliances led by the US and Soviet Union against each other. इंडिया जो है अपने आप को इनसे दूर रखना चाहता था. वो जो मिलिट्री अलायंसेस थे जो कि यूएस और सोवियत यूनियन द्वारा करे गए थे एक दूसरे के खिलाफ, इंडिया इसको अपने को उससे दूर रखना चाहता था. As you have read in the book on contemporary world politics, during the Cold War, the US-led North Atlantic Treaty Organization and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence. आपने कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक में पढ़ा है कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएस के द्वारा जो करी गई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी और सोवियत के द्वारा करी गई वॉर्सो पैक्ट जो है वो भी एग्जिस्टेंस में आया. इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच. इंडिया ने जो है नॉन अलाइनमेंट की ज्यादा वकालत करी है, उनके हिसाब से वो सबसे सही आइडियल फॉरेन पॉलिसी एक तरह से अप्रोच थी. दिस वॉज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट. ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए मुश्किल भरा बैलेंसिंग एक्ट था कि दोनों को बराबर लेके चलना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस जो है वो सही नहीं होता. In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against the neo-colonial invasion. 1956 में जब ब्रिटेन ने जो है अटैक किया इजिप्ट के ऊपर स्विस कैनाल के मुद्दे को लेकर, तब इंडिया ने जो है एक तरह से लीड किया कि वर्ल्ड जो है वो प्रोटेस्ट करे इस नियो कॉलोनियल इन्वेजन के खिलाफ. अब नियो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल इंपीरियलिज्म या कल्चरल एड जो होती है ये आप कंट्री की उसको प्रभावित करते हो, बजाय आप क्या कहते हैं जैसे पहले कॉलोनियल मेथड्स होते थे कि डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल है या इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल है, इस चीज से आप क्या कहते हैं दबाव बनाओ, उसकी जगह नियो कॉलोनियलिज्म का सहारा जो है वो लिया जाता है. But in the same year, when the USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. लेकिन जब उसी साल यूएसएसआर ने हंगरी पर जो है एक तरह से अटैक किया, तब इंडिया ने इस तरह का कोई भी पब्लिक कंडेमनेशन ज्वाइन नहीं किया. Despite such situation, by and large, India take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from the members of both the blocs. अब ऐसे हालात होने के बावजूद इंडिया ने जो है अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया जब भी कोई ऐसे इस तरह के अलग अलग इंटरनेशनल मुद्दे हुए, और उनको एड भी मिलता रहा और सहायता भी मिलती रही जो दोनों मेंबर्स थे ब्लॉक के उनसे. While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US military alliances. अब जहां एक तरफ इंडिया जो है कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अपनी जो नीति है नॉन अलाइनमेंट की उसके लिए, वहीं पाकिस्तान ने जो यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस थे उनको ज्वाइन कर लिया.
The US was not happy about India's independent initiatives and the policy of non-alignment. अब जो यूएस है वो खुश नहीं था कि इस तरह से इंडिया जो है अपने आप आज़ाद होकर इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है या ये जो पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की चला रहा है, इससे यूएस खुश नहीं था. Therefore, there was a considerable unease in the Indo-US relations during the 1950s. इसी वजह से जो इंडो यूएस रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे 1950s तक. The US also resented India's growing partnership with the Soviet Union. और यूएस जो है वो ज़्यादा खुश भी नहीं था कि इंडिया की जो है इस तरह से पार्टनरशिप ज़्यादा बढ़ रही है सोवियत यूनियन के साथ. You have studied in the last chapter the strategy of planned economic development adopted by India. अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके की जो स्ट्रैटेजी है एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो इंडिया के द्वारा अडॉप्ट की गई थी. दिस पॉलिसी एम्फसाइज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इस पॉलिसी में जो है जोर दिया गया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे. द एम्फसाइज ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस आल्सो मेंट दैट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वाज लिमिटेड. अब यहाँ जो जोर दिया गया था कि रिसोर्स को डेवलप किया जाए, रिसोर्स बेस डेवलप किया जाए, उसका मतलब था कि एक्सपोर्ट जो है उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी लिमिटेड रखी जाए, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ्स हैं. दिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. अब ये जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी इससे इंडिया का जो एक आर्थिक तौर पे इंटरेक्शन था बाहरी दुनिया से वो काफी सीमित हो गया था. Afro-Asian unity. Yet, given its size, location and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. अब साइज, लोकेशन या पावर के आधार पे कहें तो नेहरू ने जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया के लिए वर्ल्ड अफेयर्स में और साथ ही साथ एशियन अफेयर्स में. His era was marked by the establishment of contacts between India and the other newly independent states in Asia and Africa. उनका जो दौर था उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स का गठन हुआ इंडिया के बीच में और जो नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे एशिया और अफ्रीका में उनके बीच में. Throughout the 1940s and 50s, Nehru had been an ardent advocate of Asian unity. 1940 से 50 के दौरान नेहरू ने जो है पूरी तरह से वकालत करी कि एशियन यूनिटी होनी चाहिए, मतलब सारे एशियन कंट्रीज एक हो. Under his leadership, India convened the Asian Relations Conference in March 1947. अब उनकी लीडरशिप में इंडिया ने जो है एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो करी मार्च 1947 में, 5 months ahead of attaining its independence. मतलब सिर्फ 5 महीने हुए थे आज़ादी हासिल की हुए, पर इसी 5 महीने के बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कर दी. इंडिया मेड earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. अब इंडिया ने जो है एक तरह से सबसे पहले कहना चाहिए कोशिश करी कि या एहसास कराया कि हाँ इंडोनेशिया को भी जो है डच का ये जो कॉलोनियल रेजिम है इससे आज़ादी मिलनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी 1949 में ताकि उनके फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर सकें. India was a staunch supporter of the decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. अब इंडिया जो है पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी ये जो डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया है इसको, और पूरी तरह से खिलाफ थी जो रंग भेद था जैसा कि अपार्थाइड में हो रहा था साउथ अफ्रीका में. The Afro-Asian Conference held in the Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as the Bandung Conference, marked the zenith of the India's engagement with the newly independent Asian and African nations. अब ये जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशियन सिटी जो बैंडंग की है 1955 में, जिसको कि कहते हैं बैंडंग कॉन्फ्रेंस, ये मार्क करती है एक तरह से टॉप पॉइंट इंडिया की एंगेजमेंट का, या जैसे कहिए इंडिया ने जो है इसमें सम्मिलित हुई एक बिल्कुल नए इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन नेशंस में. इसमें इंडिया टॉप पे थी. द बैंडंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम. तो यही बैंडन कॉन्फ्रेंस जो है इसमें ही बाद में गठन हुआ नैम का. द फर्स्ट समिट ऑफ द नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961. पहली समिट जो नैम की थी वो हुई बेलग्रेड में सितंबर 1961 में. नेहरू वाज द को-फाउंडर ऑफ द नैम. सी चैप्टर 1 ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. नेहरू जो है इसको को-फाउंडर थे नैम के, और इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप चैप्टर 1 जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है उसको पढ़ सकते हैं. अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना. ये करते हैं अगले वीडियो.